नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है। क्या नाम है? राजा, किसान और नगर। ठीक है, तो इस चैप्टर का जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव है हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, और आप लोग का काम है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के पास भेजना। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप लोगों के पास और आपके फ्रेंड के पास अगर ये इतिहास का जो ऑब्जेक्टिव हम जितना भी बनाए हैं अपने फ्रेंड के पास भेज देते हैं, तो उन लोगों को क्या होगा, थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा इसमें कि वो लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग स्वार्थी ना बने, कृपया मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आप लोगों के लिए फिर से जो न्यू वीडियो लेके आएंगे, जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो एकदम मोस्ट VVI लेके आएंगे। इससे मेरा भी क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन होगा। ठीक है, तो जिससे हम आप लोगों के लिए और भी मेहनत करके अच्छा खासा हम जो आप लोगों के बिहार बोर्ड में जो लगता है कि हाँ वही क्वेश्चन पूछेगा, बस वही सब क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों को क्या होगा, टाइम ज़्यादा खपत नहीं होगा। तो साथियों, अभी जो है ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी 1 साल से पढ़ाई नहीं किया है। अब जो सोचता है कि वो 2 से 3 महीना में हम अच्छा खासा नंबर ले, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और जो पहले से पढ़ रहे हैं उसके लिए तो और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको ये जो चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं उसको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आप लोग ये 2 से 3 महीना में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 महीना में 370 या इससे पार भी आप ला सकते हैं, 400 प्लस भी नंबर ला सकते हैं। अगर जो आपको याद करने की कैपेसिटी है तो आप 400 प्लस भी नंबर ले सकते हैं। अगर जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो और ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि उसका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। और इस जो बोर्ड एग्ज़ाम है इसमें मायने रखता है कि ऑब्जेक्टिव, अगर जो आपको ऑब्जेक्टिव सारा का सारा सही हो गया तो समझते हैं ना, 5 गो सब्जेक्ट है, 250 नंबर आपको वैसे हो जाएगा। ठीक है, 250 नंबर वैसे हो जाएगा। और सब्जेक्टिव में थोड़ा ध्यान दे देते हैं, अगर 100 भी नंबर आप जो नहीं पढ़ रहे हैं उसके लिए हम कह रहे हैं कि बस ये 2 से 3 महीना में अगर ये 150 नंबर भी आप उठा लेते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव में आधा उसका 1 से 150 नंबर भी उठा लेते हैं तो कितना हो जाता है, 0 5 5 10 2 1 3 1 4, मतलब 2 से 3 महीना में आप 400 प्लस स्कोर कर सकते हैं। समझे? तो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी बोलिए उसको सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, अगर लगता है कि आप लोगों को कि मेरा जो है ना ये सब्जेक्ट कमज़ोर है, हिस्ट्री मेरा कमज़ोर है, इसमें हमको याद नहीं है, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, ये ध्यान दीजिए सबसे पहले कि कैसे मजबूत करना है। ठीक है, अपने सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं उसमें हमको याद नहीं है, तो उसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे और एकदम बिहार बोर्ड में 4 के आएंगे ना। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को अन्य सब्जेक्ट की अपेक्षा उन सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका वो सब्जेक्ट धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इतना अच्छा हो जाएगा कि आप बिहार बोर्ड में जाइएगा और अच्छा खासा नंबर उठा के लेके आइएगा। ठीक है, तो आप लोग को मतलब याद करने का तरीका कैसे है, सो के, बैठ के या चेयर लगा के आप लोग पढ़ते हैं, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना सारा ऑब्जेक्टिव या चाहे सब्जेक्टिव याद कर पाते हैं। तो पढ़ने का तरीका भी होता है। ठीक है, आप लोग 1.5 घंटा चाहे 1 घंटा पढ़ते होंगे तो उसमें थोड़ा 5 मिनट या 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, जिससे क्या होगा कि फिर माइंड जो है फ्रेश हो जाएगा। जाइए कभी खाना पीना खा लीजिए, नहीं तो घूम फिर लीजिए, थोड़ा अपने फ्रेंडों से थोड़ा बातचीत कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि माइंड फ्रेश हो जाएगा। और उसके बाद फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाइए, और एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि माइंड जो है ना, मेरा माइंड जो होता है
वो क्या होता है, एकदम नया नया चीज़ खोजता है। तो हमेशा आप एक ही सब्जेक्ट का ना पढ़े, आप देखें कि दिन में कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट है ना, मिनिमम 3 सब्जेक्ट आप पढ़ें, जिससे क्या होगा कि माइंड को नया नया चीज़ मिलेगा, उसको याद करने में अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो माइंड को थोड़ा अच्छा लगने दीजिए, क्योंकि माइंड जब फ्रेश रहेगा उसके बाद ही याद होगा। तो दिन में कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट आप पढ़िए और उसको एकदम अच्छी तरीक़ा से पढ़िए, जिससे याद हो जाए। ये नहीं कि आप शोरगुल में हम बैठ गए, एकदम फ्रेंड से बात भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो ऐसे में याद नहीं होने वाला है। ओके, तो चलिए, बहुत समय हो गया है बात करते हुए। तो आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी भेजिए और उसको भी बोलिए कि सब्सक्राइब कर लो भाई, यहाँ पे अच्छा खासा नंबर आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा आ गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, आप लोगों के लिए इसमें 65+ ऑब्जेक्टिव हैं, जो बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस क्लास को अच्छी तरीक़ा से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करिए और बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा है, तो हम उस हिसाब से और सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव VVI मोस्ट VVI सब्जेक्टिव लेके आएंगे, जिससे आप लोगों को बिहार बोर्ड में बहुत सारा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो मेरा क्वेश्चन है हिस्ट्री का, कहता है बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किया? तो समुद्रगुप्त ने। किसने जारी किया? समुद्रगुप्त ने। दूसरा क्वेश्चन है फाहियान कौन थे? फाहियान कौन था? तो एक चीनी यात्री था। फाहियान कौन था? एक चीनी तीर्थयात्री था। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। आश्रम व्यवस्था में आयु के कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? बताइए, तो कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? नेपोलियन था। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में। किस में है? ऋग्वेद में है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो किस ग्रंथ की रचना की है कौटिल्य ने? अर्थशास्त्र ना। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है? तो कौटिल्य ने किया। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। ओके, अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखा दत्त की। विशाख दत्त की ना। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। ओके, हम लोग थोड़ा तेजी में चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 65+ क्वेश्चन है और मेरा रहेगा कि कम टाइम में इनको ख़त्म कर दें, जिससे आप लोगों को भी टाइम का बचत होगा और अच्छी तरीक़ा से कम टाइम में अच्छा खासा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे जो है क्या है, गलती दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो पूछेगा किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में क्या है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? तो सरयू। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? तो सरयू नदी के किनारे स्थित था। ओके, चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद थे? इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद के
थी तो क्रू को, किसकी? क्रू की रचना थी। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? आप लोग पढ़े होंगे तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को याद ही होगा। किसने किया मौर्य वंश की स्थापना? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और जिसका गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? कौटिल्य था ना। चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य था गुरु ना, चाणक्य था, ठीक है। और चाणक्य जो था वो क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त को बचपन से ही एक अच्छा योद्धा बनाया और जिस गद्दी पे धनानंद बैठा था उसको हटाने के उन्होंने एक प्रण ले लिया था कि जब तक हम तुमको इस गद्दी से हटाएंगे नहीं तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा ना। तो उन्होंने प्रण लिया और चंद्रगुप्त को मगध की गद्दी पर बैठाया। अगर ये पूछेगा कि चंद्रगुप्त कहाँ के शासक था, तो मगध का शासक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अशोक ने अभिलेख किस भाषा में अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया था? तो रुद्रदमन ने। किसने? रुद्रदमन ने सुदर्शन झील का क्या किया था? निर्माण किया था। ओके, किसने? तो रुद्रदमन ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का संलग्न प्रयास किया? तो किसने? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने इतिहास लिखने का संलग्न क्या है? श्लाघ्य प्रयास किया, ठीक है। तो कौन विद्वान था वो? कौन सा विद्वान था? तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर वो क्या थे? महाविद्वान थे। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र। कौटिल्य की कृति मतलब वो किस चीज की रचना की है कौटिल्य ने? तो अर्थशास्त्र की रचना की है। ओके, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो सातवाहन काल। किसका है? सातवाहन काल। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो सातवाहन काल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। मेगास्थनीज जो था भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है और ये देखिए यहाँ पे 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति के रचना किसने की? तो हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया? तो हरिसेन ने किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 24 नंबर कहता है समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी होती किसमें? तो प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है और इसका लेखक कौन है? हरिसेन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो हर्यक वंश के काल में था। वैद्य मतलब समझते हैं ना, अभी के समय में क्या होता है? डॉक्टर ना। उस समय वैद्य जी कहकर बुलाया करते थे। जब आप लोग रामायण देखते होंगे, जब राम भगवान को ना, जब राम और लक्ष्मण युद्ध कर रहे होते हैं तो उसमें जब
लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है ना, तो हनुमान जी को भेजते हैं कौन, राम जी। तो वो वैद्य को लेके आते हैं और वैद्य जी बताते हैं कि ये खिलाओ, ठीक हो जाता है। तो उस समय वैद्य जो अभी क्या होते हैं, डॉक्टर हम लोग बोलते हैं, उस समय क्या होते थे, वैद्य होते थे। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज जो था वो क्या था, राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था, राजदूत था। अगला क्वेश्चन है फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान जो था आया था। फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान भारत आया था। अगला क्वेश्चन है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो फाहियान ने। किसने, तो फाहियान ने। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था, तो फाहियान ने। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर अभिज्ञान शकुंतला के रचनाकार हैं, कौन है, तो कालिदास। अभिज्ञान शकुंतला के रचनाकार कौन है, कालिदास है। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो समुद्रगुप्त से है। किससे है, समुद्रगुप्त से है। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त से है, किस गुप्त शासक से है, तो समुद्रगुप्त से है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति ये क्या है, पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया, तो अजातशत्रु ने ना। किस राजा ने किया, तो अजातशत्रु ने। इससे पहले कौन अपने ने था, फूट डालो और राज करो ना, चुट्टी वाला अंग्रेजवा सब अपने ने था कि फूट डालो और राज करो। अंग्रेज सब ने क्या होता था कि पहले अपने ही भारत देश को इन लोगों ने आपस में ही, मतलब उन लोगों को क्या करता था, भारतीय लोगों को लड़ा देता था। जैसे भी गांव घर में जो रहता है ना, 2-4 गो मेन आदमी, वो क्या करेगा, समाज में लड़ाने का काम करेगा। ठीक है, उसका बाद उससे लड़ा देगा। अब तुम लड़ते रहो, बीच में फ़ायदा उठाए लगा। इसलिए कभी भी अपने काम में किसी को मत बुलाओ। ठीक है, नहीं तो वो जखने जिस घर में आ गया पंच, समझे, और 2 भाई के बीच में है, उसमें अपने आपस में ही क्या कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जो भी वाद विवाद हो, दूसरे व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और तीसरा व्यक्ति आया उसमें, तो समझिए विवाद और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, अभी पाकिस्तान में स्थित है, पहले भारत में ही था। नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। कौन, तो नवरत्न। चलिए अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई, सोन और पुनपुन। ठीक है, गंगा, सोन और पुनपुन नदी के। चलिए अगला क्वेश्चन है इंडिका की रचना किसने की, तो मेगास्थनीज ने। ठीक है, इंडिका की रचना किसने किया, मेगास्थनीज ने किया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है, तो 13वें शिलालेख से। ठीक है, 13वें शिलालेख से कलिंग के विजय का पता चलता है। ओके, 38वां क्वेश्चन क्या कहता है अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी, तो रुद्रदामन ने। ठीक है, ये अपना जितना भी रुपया पैसा था वो खर्च करके और अपना जो है सुदर्शन झील को उन्होंने क्या किया था,
मरम्मत कराई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ पर मिला? तो एरन सागर में। ठीक है, एरन ये कहाँ में है? सागर में। ठीक है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य, सती प्रथा समझते हैं ना, उस समय में क्या होता था कि जिस महिला की पति, ठीक है, जिस महिला की पति मर जाते थे तो उस समय में क्या होता था कि उसी को, उसकी पति के साथ ही उसकी पत्नी को भी, ठीक है, उसकी पत्नी को भी उसी चिता में क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था। तो इसी को बोलते हैं सती प्रथा, मतलब जिंदा व्यक्ति को जला दिया जाता था। सोच सकते हैं कितना ये कुप्रथा था, कितना खराब ये प्रथा था, सती प्रथा। तो ये सती प्रथा उस समय में कहता था व्यक्ति कि ये देवी है, ये सती है, मतलब उसको चढ़ा बढ़ा के, ठीक है, और उनको जलाने का काम करता था। ये कुछ जो चाटुकार जो लोग होते हैं ना, उन लोगों के द्वारा उस स्त्री को जलाया जाता था। ठीक है, तो ये कुप्रथा, एक तरफ से सती प्रथा को हम कुप्रथा कह सकते हैं, क्योंकि जिंदा व्यक्ति को जलाना क्या है, बहुत ही दुख भरी कहानी है। अगर आपको आप देखते होइएगा कि आप पाक जाते हैं तो कितना जलन महसूस होता है, नहीं होता है? आप सोच सकते हैं कि उसको जिंदा आग में एकदम जलाया जाता था, जिंदा, तो उसको कितना दर्द होता होगा ना, कितना भयंकर मौत मिलता होगा। ये सब पहले जो थी बहुत ही खराब रीति रिवाज, खराब कुप्रथाएं चली जाती थी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 40 नंबर कहता है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में। ठीक है, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो स्कंदगुप्त को जाता है। किस शासक को जाता है? स्कंदगुप्त को जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो अशोक था। मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? अशोक था। ओके, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। भूमि दान मतलब जब कोई पंडित पुरोहित जो होता था तो उस समय किसी भी प्रकार के जो पूजा पाठ हुआ करता था तो उसमें भूमि दान, गोदान ना, बहुत सारे जो अभी व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति मरते हैं, बूढ़ सूढ़ व्यक्ति ना, तो उस समय गोदान किया जाता है। कहता है कि जो है वैतरणी नदी पार होगा ना उसी गौ के साथ, बेचारा पंडित तो गाय को लेकर चल जाता है, उसको कितना नफा है। आप लोग भी पूजा पाठ करिए, पंडित उंडित बनिए, खूब कमाइए ना। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने किया। किसने किया? उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? तो उदयन ने किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो धर्म की शुरुआत अशोक ने किया था। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीका से पढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक था, चंद्रगुप्त। और मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त ने किया। किसने किया? चंद्रगुप्त ने किया। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो स्तंभ। कौन है? स्तंभ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल स्वर्ण काल के
नाम से जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल। याद रहेगा ना आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। क्या कहता है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कल्हन होगा। ठीक है, कौन होगा? कल्हन। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हन। ये पढ़े होंगे आप लोग। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कल्हन थे। देखिए है ना, याद होगा आप लोग, 10वीं में ही याद होगा जब संस्कृत पढ़े होंगे ना, उसी में दिया है इसके बारे में, राजतरंगिणी के बारे में चर्चा किया गया है संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान को क्या कहा जाता था? तो लक्षणाध्यक्ष। क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, मौर्य काल के टकसाल का प्रधान को क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। 51 नंबर क्वेश्चन है। चलिए हाफ सेंचुरी हो गया है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? तो उदयभद्र द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो उदयभद्र के द्वारा किया गया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किया गया था, पाटलिपुत्र मतलब समझते हैं ना, पटना। ठीक है, पाटलिपुत्र को ही क्या कहा जाता है? पटना कहा जाता। पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था, अब पाटलिपुत्र को ही पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 52 नंबर। कहता है धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने नियुक्त किया था। किसने? अशोक ने नियुक्त किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 53 नंबर। पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की। किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। पतंजलि की महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य काल की। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य चाणक्य। जो चाणक्य समझते हैं ना, कौन? जो क्या कहते हैं, क्या नाम था? चंद्रगुप्त को ना, जो चंद्रगुप्त को क्या बना? एक महान सम्राट बनाया, उसी का गुरु है कौन? चाणक्य। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने ही अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन होगा? कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 55 नंबर का आता है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट ने। किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एम भी दिया है। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, तो चांदी के और तांबा के। चांदी और तांबा के बना होता था पंच चिन्ह वाले सिक्के। ठीक है, चांदी और तांबा के बना करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। तो ये पूछा जाए कि आप लोगों को महाभारत ना, महाभारत आप लोगों ने देखे होंगे। महाभारत युद्ध जो चला था कितने दिनों तक चला था पता है? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? आप लोग पता है तो कमेंट करके बताइए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया गणतंत्र। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया गणतंत्र कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। क्या कहता है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य। ठीक है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य राजवंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ओके, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ लोग अपना
घर बनाते उसी को हम क्या बोलते हैं, जनपद। ठीक है, जनपद। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध था। कौन सा था? मगध था। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था कौन था? वो मगध था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली जो राजा था कौन था? मगध का राजा। उसका नाम क्या था? तो घनानंद। ठीक है, घनानंद नाम था। ठीक है, घनानंद एक बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, क्या था? क्रूर शासक था। उस समय अपने जनता को बहुत परेशान करता था, बहुत टैक्स लेता था, मारता पीटता था। वहाँ की जनता उससे नाखुश थी। तो उसी समय जब वहाँ की हालात जब देखा चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त कहते हैं, चाणक्य ने जब देखा कि वहाँ की हालात बहुत ख़राब है, तो उन्होंने राजा से, घनानंद से प्रार्थना किया कि आप जनता पे ध्यान नहीं देते हैं। उसको मतलब समझाया कि किस तरीक़ा से देश राज्य चलाया जाता है, उसको अच्छी तरीक़ा से बताया। लेकिन उन्होंने, घनानंद जो था हमेशा एकदम जो है मदिरा पीकर एकदम मस्त रहता था। हमेशा मदिरा उसको चाहिए और नाच गान हमेशा होते रहता था उसके सामने। तो घनानंद एक बहुत ही क्रूर शासक था, अपने राज्य और प्रजा को ख्याल नहीं रखता था। तो उस समय मतलब चाणक्य को क्या किया गया कि उसको बेइज्जती किया गया, उसको लात मार के भगाया गया। तो उसी समय में चाणक्य ने प्रण लिया कि घनानंद, जब मैं तेरे इस राज्य को तबाह ना कर दूं, इस राजगद्दी पे मैं एक अच्छा शासक ना बैठा दूं, अच्छा राजा ना बैठा दूं, तब तक हम ये शिखा नहीं बांधेंगे। ठीक है, तो उस समय से चाणक्य ने चंद्रगुप्त की खोज में निकला और एक अच्छा राजा बनाया। किसको? चंद्रगुप्त को। चलिए, तो गुरु के हाथ में क्या होता है जानते हैं ना? गुरु के हाथ में ही क्या है? प्रलय है और निर्माण है। गुरु चाहेगा तो निर्माण कर सकता है एक अच्छा खासा, और गुरु चाहेगा तो आपको प्रलय, समझते हैं ना, विनाश कर सकता है। तो गुरु के हाथों में ही दोनों चीज़ है, प्रलय और निर्माण। तो गुरु से हमेशा आप लोग भी एकदम विनम्र से बात कीजिए। ठीक है, तो जिससे आपको मान सम्मान मिलेगा। ठीक है, और किसी से भी, कोई भी इंसान क्यों ना हो, उससे अच्छे से बात कीजिए तो आपको अच्छा लगेगा, वो उसको भी, सामने वाले व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो किसी से भी बात करना है तो अपनी शालीनता से बात कीजिए, जिससे सामने वाले पर्सन को, सामने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा? तो मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन क्या है, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ पे प्रचलित नहीं हुआ था? तो ब्रिटेन में। ठीक है, वहाँ पे जब अशोक ने कलिंग युद्ध किया था तो उस समय बहुत सारे व्यक्ति की हत्या हो गई थी, मतलब मृत्यु हुआ, क्योंकि उस समय में जो मतलब लड़ाई जो होता था, बहुत सारे व्यक्ति मारा जाता था, निर्दोष व्यक्ति। तो उसमें बहुत सारे मतलब व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो वहाँ के जो रानी थी, उन्होंने अशोक से बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी नारी सेना, ठीक है, नारी सेना गठन किया और अशोक से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। तो अशोक ने उसी दिन से अपना शस्त्र त्याग दिया कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, अपना शस्त्र त्याग दिया। किसने? अशोक ने। ओके,
उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। जब अशोक ने शस्त्र त्याग किया तो बौद्ध धर्म को अपना करके और उसी में वो अपना लीन हो गए। और इन्होंने अपने बेटे और बेटी को इन्होंने भेजा था बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए, ठीक है, दूसरे जगह भेजे गए। तो अशोक द्वारा जो बौद्ध धर्म की जो धर्म कहाँ पे प्रचलित नहीं हुआ, तो ब्रिटेन में। जब अशोक ने बौद्ध धर्म का ब्रिटेन में प्रचलित किया, मतलब चर्चा चलाया उसको, मतलब प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वहाँ पे इसका प्रचलित नहीं हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन है अशोक का संबंध किस वंश से है, तो मौर्य वंश से है। अशोक का संबंध किस वंश से है, मौर्य वंश से है। ये चंद्रगुप्त का ही वंश का है, चंद्रगुप्त के वंश के ही है अशोक। अगला क्वेश्चन है महाभाष्य के लेखक कौन है, पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन है, तो पतंजलि है। ओके, अगला क्वेश्चन है किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो बिंदुसार को क्या कहा गया है, प्रियदर्शी कहा गया। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो बिंदुसार को प्रियदर्शी कहा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो सब ऑब्जेक्टिव है वो ख़त्म हो गया है। ओके, अब जो है क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघुत्तरीय क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। और उसके बाद हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, जितने भी सारा सब्जेक्टिव है उनका लेकर आएंगे। और आप लोग ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे आप लोग क्या होगा कि कंठस्थ हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, और एक भी ऑब्जेक्टिव गलत होने के चांस नहीं रहेगा। आप लोग फोकस कीजिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे। जितने भी सारे जो भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही आपका नंबर उठेगा। ऑब्जेक्टिव में मान चले गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एक गलती हुआ तो समझिए आपका एक नंबर गया ना। तो ऑब्जेक्टिव में कोशिश रहे कि गलती ना हो एक भी। और सब्जेक्टिव में क्या होगा कि मान चलिए आपको नहीं भी आता है तब पर ही आप बात बना के लिख देते हैं, 2 नंबर का है तो उसमें आपको 1 नंबर मिल ही जाएगा, चाहे जैसे मिले, ठीक है। इस पर थोड़ा आप लोग फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। आप लोग अपने फ्रेंड अगल बगल के जो भी हैं 12th क्लास में, उन सभी के पास ये क्लास शेयर कीजिए। ओके, ज़्यादा मैं क्या बोलूं, आप लोग तो खुद समझदार हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और कमेंट करके बताइए आप लोग कि आप लोग कौन सा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए। उस सब्जेक्ट का मैं मोस्ट भी आए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लेके आऊँगा। ओके, ठीक है। तो नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।